दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि आप एक अच्छी कंपनी को चूज करके जब आप अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी आने वाले दिनों में अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है। और जब उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो एप्रिशिएट होता है उसी रेट से जिस रेट से उसका शेयर प्राइस ऊपर गया था। तो आपको एज अ शेयर होल्डर उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा मिलता है। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या फेस करते हैं? हम फेस करते हैं कि एक अच्छे बिजनेस को चूज कैसे करें। और जब भी बात आती है एक अच्छे बिजनेस को चूज करने की तो हमेशा बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखना चाहिए। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे एक अच्छे बिजनेस को चूज करें, इन सब क्वेश्चन के आंसर हम कैसे समझे एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर। तो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए हम आज एक वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम आपको बताएंगे कि किसी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे देखा जा सकता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं कि ये इकोनॉमिक मोड्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होते हैं। वो जानने से पहले मैं आपको एक काफी अच्छा और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं वॉरेन बफेट को लेके। तो वॉरेन बफेट ने एक बार बोला था कि पहले जब वो इन्वेस्टमेंट करते थे वो फेयर कंपनीज के अंदर वंडरफुल प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे। यानी कि एक अच्छी कंपनीज के अंदर एक डिस्काउंटेड जब उनको प्राइस मिलता था मार्केट में तब वहां पे इन्वेस्टमेंट करते थे। उसके बाद जब वो चार्ली मुंगर को मिले तब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया और अब वो आजकल वंडरफुल कंपनीज के अंदर एक फेयर प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दिए थे। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वो ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके पास इकोनॉमिक मोड्स होता है या जिनके पास एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। वो बोलते हैं कि जब किसी भी कंपनी के पास एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है तो वो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है एक नए कॉम्पिटिशन से। यानी कि जब कंपनी के पास एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो कोई भी नई कंपनी आके उनके बिजनेस को बहुत जल्दी कॉपी नहीं कर पाएगी। और जब कोई नई कंपनी आके उस बिजनेस को एक अच्छे तरीके से कॉपी नहीं कर पाएगी तो एग्जिस्टिंग कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जिसकी वजह से कंपनी अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव अगर करती रहेगी तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही तरीके से। तो क्या आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं? तो यहां पे बोला जाता है कि अगर पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी ने एक्सेस रिटर्न दी है और कितने लंबे टाइम तक उस एक्सेस रिटर्न को वो मेंटेन करके रख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग सकता है कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। बट दोस्तों, अब ये एक्सेस रिटर्न क्या होती है? एक्सेस रिटर्न के बारे में समझने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? अब दोस्तों, जब भी मैं एक बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो वो बिजनेस एक रिटर्न देना तभी स्टार्ट करता है जब मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करता हूं। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे अलग अलग जगह से पैसा लेके आना पड़ता है जो मैं अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं ताकि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होकर मुझे एक अच्छी रिटर्न दे सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो पैसा मेरे पास कहां से आएगा? तो जब भी मैं एक बिजनेस को सेटअप करता हूं तो मेरे पास दो तरीके से पैसा आ सकता है। पहला, मैं डेट ले सकता हूं किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दूसरा, मेरे कंपनी के अंदर कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि कंपनी की ओनरशिप को खरीद के कंपनी के अंदर पैसा इन्फ्यूज कर सकता है। अब यहां पे अगर मैं कहीं से डेट लेता हूं या लोन लेता हूं तो मुझे पता होता है कि मेरा खर्चा कितना है। मान लीजिए कि मुझे एक बैंक ने बोला कि मैं तुझे 7% के ऊपर लोन दूंगा तो मुझे 7% का कॉस्ट पड़ेगा जो भी डेट मैंने लिया था अपनी कंपनी को रन करने के लिए। लेकिन दूसरी साइड जो पैसा मुझे इक्विटी के थ्रू मिलता है उसके ऊपर कितना कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज होती है जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? तो मान लीजिए कि जब भी कोई इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसा जब भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां से एक रिटर्न एक्सपेक्ट करता है और वो रिटर्न डिपेंड करती है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क का, कि जब एक आप छोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे आपने रिस्क ज्यादा लिया है तो आप रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप बड़े और स्टेबल बिजनेस के अंदर अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है कि वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रिटर्न, जितनी वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है जब भी वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए अब मैं आपको उन सब फैक्टर्स के बारे में बताता हूं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल लीवरेज, की यानी कि कंपनी ने डेट कितना लिया है। तो जितना ज्यादा कंपनी डेट लेती है उतना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाता है क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा उतना फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट के रूप में कंपनी को
पे करना पड़ेगा उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सेकंड होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है। जब भी आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ता है तो आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होती है, वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा होती है क्योंकि वो बिजनेस थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है जिसके बिना कस्टमर्स बहुत इजीली तरीके से रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं दो बिजनेसेस के बारे में बात करता हूं, पहला फार्मास्यूटिकल बिजनेस, दूसरा ज्वेलरी बिजनेस। तो अगर मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस के बारे में बात करूं तो वो ऐसा बिजनेस है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है। और वो बिजनेस जैसे कि ज्वेलरी, जहां पे आप अगर खर्चा नहीं भी करेंगे तो आपका काम कुछ महीने तक चल सकता है, तो वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी वहां पे ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है रिस्क फ्री रेट। तो रिस्क फ्री रेट डिफाइन होती है गवर्नमेंट बॉन्ड से, यानी कि वो रिटर्न जो आपको मिल सकती है अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो जितनी ज्यादा वो रिटर्न होगी उतना ज्यादा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड से 7% का रिटर्न मिलता है तो आप एक ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जो आपको 7% का रिटर्न देगी, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो आपका रिस्क है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और अगर आप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कंपनीज का कॉस्ट ऑफ इक्विटी तब बढ़ता है जब किसी भी नेशन की रिस्क फ्री रेट बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में समझ में आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो पैसा जो किसी भी कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ता है। अगर मैं इन दोनों कॉस्ट को मिला दूं तो ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि वो सारा पैसा जो कंपनी ले सकती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसके ऊपर कंपनी को जो खर्चा पड़ता है वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब मान लीजिए कि जिस कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसका रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, यानी कि अगर पूरा कैपिटल जो कंपनी के अंदर इंप्लॉय किया गया था, चाहे वो डेट से आया था चाहे वो इक्विटी से आया था, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड ROCE कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो कंपनी का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियली आप कैसे देख सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है कि नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, कि उन सब चीजों के बारे में जहां से कंपनी अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए किसी कंपनी को फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, यानी कि उसको करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं फिक्स कॉस्ट लगाने के लिए। यानी कि उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप की और ये सब सेटअप करने के बाद वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कंपनी की कम होती है, जो कि कंपनी को कॉस्ट ऑफ गुड लगता है अपने एंड मटेरियल को बनाने के लिए। तो दोस्तों जिस भी बिजनेस के लिए फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, वो बैरियर की तरह एक्ट करता है नए प्लेयर्स के लिए। यानी कि नया प्लेयर बहुत जल्दी आके अपने बिजनेस को सेटअप नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बिजनेस ने पहले ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करके अपना फिक्स कॉस्ट लगा दिया था उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट काफी कम रहेगा और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को उसी फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है एट अ वेरी लो कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट उसका काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको नए प्लेयर्स की बजाय एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते देखा जाता है कि जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होती हैं उनके पास ये एक इनहेरेंट एडवांटेज देखने को मिलता है। सेकंड होता है नेटवर्क इफेक्ट, यानी कि नेटवर्क इफेक्ट में ये होता है कि जितने ज्यादा लोग उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे उतना बिजनेस आपका एक्सपेंड होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं जोमेटो का एग्जांपल लेके आपको समझाने का ट्राई करूं कि जितने ज्यादा लोग जोमेटो को यूज करेंगे, जितने ज्यादा रेस्टोरेंट वहां पे आएंगे, उतना ज्यादा उनका बिजनेस बढ़ता जाएगा। सिमिलरली आपने फेसबुक के केस में भी देखा होगा कि उस बिजनेस के लिए नेटवर्क इफेक्ट ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, जिसकी वजह से आज वो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट होता है स्विचिंग कॉस्ट। तो स्विचिंग कॉस्ट आपको बताता है कि अगर आप किसी भी एक कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं या सर्विसेज को यूज करते हैं, तो जब आप उन सर्विसेज को छोड़ के नई सर्विस के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको एक कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा और वो कॉस्ट होता है स्विचिंग कॉस्ट। और जिस भी बिजनेस के अंदर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है तो उन कस्टमर्स के लिए उन सर्विसेज से मूव करके नई सर्विस पे जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आप एक आईटी कंपनी का एग्जांपल लेके देख लीजिए कि मेरा पूरा बिजनेस जो आईटी सर्विसेज यूज करता है वो मान लीजिए कि विप्रो की यूज करता है, और कल को अगर मुझे विप्रो से मूव होकर किसी दूसरी आईटी कंपनी के ऊपर जाना है तो मेरे काफी सारा कॉस्ट लगेगा, क्योंकि मुझे नए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, नए सिस्टम के ऊपर ट्रेन करना पड़ेगा। तो मेरी जो ये स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्विचिंग कॉस्ट जितनी ज्यादा होती है उतना ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है उस इंडस्ट्री को, उन कंपनीज को।
नेक्स्ट होता है ब्रांड्स, जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। ये हमने अभी तक इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया था जो नीश होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जहां पे अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचती है, जहां पे डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा कम होता है। अब मान लीजिए कि आपको आटा खरीदना है, तो आशीर्वाद भी आपको आटा प्रोवाइड करता है, कोई दूसरी कंपनी भी आपको आटा प्रोवाइड करती है, तो यहां पे जो एक्चुअल डिफरेंस होगा प्रोडक्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो उस केस में ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि जितना ज्यादा आपका एक ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होगा, जितना ज्यादा आप उस ब्रांड को लगातार यूज करेंगे, तो आपको सेफ्टी फील होगा उस ब्रांड को यूज करने की, तो उतना ज्यादा उसके साथ आपका रिटेंशन रहेगा। तो ब्रांडिंग हेल्प करती है कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, जो आगे जाके उस बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों नेक्स्ट होता है कॉर्नर्ड रिसोर्स। तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई करता हूं कि मान लीजिए मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करता हूं, तो जिनके पास पेटेंट्स होते हैं उनको एक एडवांटेज मिलती है एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसको मार्केट में जाके वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक एसेट जो आपको एक अलग एक्सेस दे सकता है किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में, किसी चीज को बनाने में, जो आपके बिजनेस को आने वाले टाइम में एक्सेल कर सकता है, तो वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों लास्ट होता है काउंटर पोजिशनिंग, जिसको डिस्ट्रप्शन भी बोला जाता है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है जो करंटली अपना बिजनेस रन करती है, उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर एक नया प्लेयर आया है, एक नए बिजनेस मॉडल को लेके, प्रोडक्ट्स के अंदर एक नई डिफरेंशिएशन को लेके, जिसके बाद जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो सोचना शुरू करता है कि क्या मुझे अपने बिजनेस को चेंज करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, और जैसा नया प्लेयर लेके आ रहा है या जैसा मैं अभी काम कर रहा हूं वो ठीक है। तो दोस्तों इस चीज को जज करने में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की है। मैं आपको यहां पे कोडक का एग्जांपल देकर समझाने का ट्राई करता हूं कि वो उसका बिजनेस एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था कैमरा सेगमेंट के अंदर, तो उनको लगा कि हमारा बिजनेस काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ऐसा काम करता रहेगा, लेकिन उस पूरे सेगमेंट के अंदर डिसरप्शन होता है। तो सेगमेंट के अंदर नए प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको डिजिटल कैमरास भी बोला जाता है, लेकिन कोडक अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करता, लेकिन जो नया डिसरप्शन आया था उसने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग प्लेयर इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो जब भी पूरी इंडस्ट्री के अंदर नया डिसरप्शन आता है, तो वहां पे किसी भी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके लिए देखना जरूरी है कि कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज करती है। कोडेक्स सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनको डिसरप्शन की वजह से अपना पूरे का पूरा बिजनेस गंवाना पड़ा। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डिसरप्शन के ऊपर अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो काफी क्लोजली आपको वहां पे मॉनिटर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हम आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बताना चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.